प्रेग्नेंट सौतन का पेट खराब। अर्पिता की शादी को काफी समय हो चुका था और इलाज करवाने के बाद जब राहुल को पता चला कि कमी उसकी बीवी में है, तो राहुल और राहुल की माँ रूपा अर्पिता से कहते हैं, मुझे तो पहले से ही पता था कि इस कलमोही में कमी है, पर फिर भी इसे तो इलाज करवाना था, टेस्ट करवाना था, ताकि ये अपनी कमी मेरे बेटे के सर पे थोप दे। क्यों टेस्ट करवा कर मिल गया ना दिल को ठंडक। माँ, मैं मानता हूँ कि चिंकी कभी माँ नहीं बन सकती, पर आप उस पर इस तरह के इल्जाम तो न लगाएं। इल्जाम? मैंने कौन सा इल्जाम लगा दिया? अर्पिता बहू, तू ही बता दे। मैंने तुझ पर कौन सा इल्जाम लगा दिया? अरे मैं तो सच बोल रही हूँ, ये कलमुही माँ नहीं बन सकती, इसलिए अब तुझे मेरी शर्त माननी पड़ेगी। और इस अर्पिता ने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं इसे तेरा और इसका टेस्ट करवाने दूंगी तो ये खुद तेरी दूसरी शादी करवाएगी। रूपा कभी भी अर्पिता का इलाज होने नहीं देना चाहती थी, पर अर्पिता अपना टेस्ट करवाना चाहती थी ताकि वे अपनी सास का मुंह बंद कर सके। इसलिए रूपा भी उसके सामने एक शर्त रख देती है और आखिर वो शर्त रूपा जीत जाती है। माँ जी, मुझे सब याद है और मैं अपनी बात से नहीं पलटूंगी, इसलिए राहुल आप दूसरी शादी कर लीजिए, पर आप भी मुझसे वादा कीजिए कि दूसरी शादी करने के बाद आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे और मुझसे उतना ही प्यार करेंगे जितना अभी करते हैं। पर मैं दूसरी शादी क्यों करूं? अरे मैं भी तो इंसान हूँ, मेरा भी तो मन करता है ना अपने हिसाब से जीने का। पहले माँ ने जिद की शादी कर ले और अब तुम जिद कर रही हो कि दूसरी शादी कर लूं। तुमने किससे पूछकर माँ से ये शर्त रखी? राहुल अर्पिता से नाराज होकर वहाँ से चला जाता है, पर बेचारी अर्पिता भी अपनी ही बातों में फंस चुकी थी, इसलिए वे बार बार राहुल को मनाती है और जब राहुल नहीं मानता तो उसे मरने की धमकी देती है। आप यही चाहते हैं ना कि आपकी माँ मुझे ताना दे दे के मार दे? जब मुझे मरना ही है तो मैं घुट घुट के क्यों मरूं? एक बार ही मैं अपना किस्सा खत्म कर देती हूँ। अर्पिता, तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ, क्योंकि भगवान ने मेरी किस्मत में यही लिखा है। अरे कोई मुझसे भी तो पूछे कि मेरे दिल में क्या बीत रही है। कभी कोई औरत नहीं चाहती कि उसकी सौतन आए, पर मैं मजबूर हूँ, पर आप समझ नहीं रहे। आखिरकार अर्पिता अपनी बातों में राहुल को फंसा लेती है। बहुत जल्द राहुल की शादी रिंकी से हो जाती है। रिंकी के आने के बाद अर्पिता की जिंदगी और भी मुश्किल होने लगती है। अरे मेरी प्यारी बहू, तू ही तो घर को वारिस देगी, इसलिए अपनी उस सौतन के साथ रहना बंद कर दे। वे बांझ है और मैं नहीं चाहती किसी बांझ की परछाई तुझ पर पड़े। माँ, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं ये शादी जरूर कर रहा हूँ, पर मेरे दिल में सिर्फ अर्पिता के लिए ही प्यार रहेगा। और रिंकी, तुम भी ये बात हमेशा अच्छे से याद रखना। मुझ गरीब से शादी करके आपने मेरे घर वालों पर एहसान किया है। मैं अपनी मर्यादा में रहूंगी, आप बेफिक्र रहिए। रिंकी एक बहुत गरीब परिवार से थी, इसलिए अर्पिता अपने पति की शादी रिंकी से करवाती है। पर शादी से पहले अर्पिता रिंकी को अच्छे से समझा देती है कि वह उसके पति से दूर रहे, इसलिए रिंकी भी अपनी मर्यादा में रहती है। पर समय यूं बीतता है और रिंकी के लिए राहुल का मन पिघलने लगता है और वह उसकी ओर खींची चली जाती है। रिंकी, तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा जिसके तुम हकदार हो। तुम्हें भी वो सारे हक मिलेंगे जो अर्पिता को मिलते हैं। ये तो मेरी खुशकिस्मती है जो मुझे इतना अच्छा पति और घर मिला है। मैंने इस रिंकी को समझाया था कि अपनी मर्यादा में रहे। लगता है ये भूल गई हमारे बीच क्या बात हुई थी। जब इसके परिवार वाले भूखे मरेंगे तभी अपनी मर्यादा में आएगी। अब अर्पिता रिंकी से बदला लेने के लिए उसके घर का खर्चा उठाना बंद कर देती है और जब इस बारे में राहुल को पता चलता है तो वह अर्पिता से बहुत नाराज होता है। अर्पिता, ये सब कुछ क्या है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? शादी से पहले हमारे परिवार ने रिंकी से वादा किया था कि हम उसके परिवार का खर्चा उठाएंगे, वरना तुम खुद सोचो भला कोई कुंवारी लड़की मुझसे शादी क्यों करेगी? और वो हमारे इस घर को वारिस देने वाली है, तुम्हें माँ का सुख देने वाली है। आखिर तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं गुस्से में अंधी हो गई थी, मुझे माफ कर दो, पर मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगी। अर्पिता राहुल के कहने पर रिंकी से अपनी गलती की माफी मांगकर वहाँ से चली जाती है, पर अर्पिता इस बात का भी गुस्सा रिंकी पर निकालती है और एक अर्पिता जानबूझकर रिंकी के खाने में जमाल घोटा मिला देती है, जिसे खाने के बाद अर्पिता को दस्त लग जाते हैं। क्योंकि रिंकी प्रेग्नेंट थी, इसलिए उसकी हालत भी खराब होने लगती है। हे भगवान, तुम कैसे इंसान हो? तुम्हारे घर वालों ने सिखाया नहीं क्या तुम्हें? हे भगवान, घर में दीदी माँ जी आई है, देखिए एक बार अपनी बहू की करतूत। मैंने जानबूझकर नहीं किया, मेरा पेट खराब हो गया है, मेरे पूरे कपड़े भी खराब हो गए और कमरा भी गंदा हो गया है। प्लीज मेरी मदद करो, मुझे वॉशरूम तक ले चलो, मैं उठने की हालत में नहीं हूँ, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है,
मेरा पूरा महीना चल रहा है, बार बार शौचालय नहीं जा पा रही हूँ, मुझे माफ कर दो, प्लीज मेरी मदद करो। इतना बोलकर रिंकी बेहोश हो जाती है। अपनी बहू की हालत देखकर रूपा बहुत डर जाती है और वह जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाती है। इनके खाने में किसी ने जमाल गोटा मिला दिया था। वो तो भगवान का शुक्र है कि माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं, वरना आज तो आप अपनी बहू के साथ उनके होने वाले बच्चे से भी हाथ धो बैठते। ऐसे समय में इस तरह का पेट खराब होना और इस तरह की दवाई खिलाना जानलेवा भी हो सकता है। अब जैसे ही रूपा और राहुल को पता चलता है कि रिंकी के पेट खराब होने के पीछे अर्पिता का हाथ है, उन दोनों का गुस्सा बढ़ जाता है और वे दोनों हॉस्पिटल में ही अर्पिता को खरी खोटी सुनाते हैं। कल मुही बांझ कहेंगी, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं, ये तेरा ही किया है। मैं अपनी बहू से बहुत प्यार करती हूँ और राहुल ऐसा नहीं कर सकता। तू ही है जो उससे जलती है और उसका बुरा चाहती है। अर्पिता, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हें समझाया था ना। अब मैं तुम्हारे साथ एक पल नहीं रह सकता। अब तुम बहुत बुरी बन चुकी हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम कभी ऐसा कुछ कर सकती हो। मुझे ऐसा बनने पर आप सबने मजबूर किया है। क्या किसी ने एक बार भी मेरे बारे में सोचा? मेरे दिल पे क्या बीतती है जब मेरे हिस्से का प्यार मेरी सौतन को मिलता है। जो खुशियाँ मैं इस घर को देना चाहती थी, मेरी खुशियाँ मेरी सौतन दे रही है। बस इसलिए मैंने ऐसा किया। रिंकी के साथ इतना गलत करने के बाद भी अर्पिता को अपने किए का अफसोस नहीं होता, जिस वजह से राहुल उसे छोड़ देता है और अर्पिता अकेली और बेसहारा हो जाती है। तो वही रिंकी राहुल के साथ अपनी अच्छी जिंदगी जीती है और अर्पिता खुद अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेती है। आरती जो कि काली बहू थी और निधि गोरी बहू थी। निधि बहुत ही नकचड़ी किस्म की थी। वो हमेशा आरती से बिना बात की लड़ाई झगड़ा करती थी, तो वहीं आरती भी निधि को बराबरी से जवाब दिया करती थी, जिससे घर में हमेशा लड़ाई होती रहती थी। ऐसे ही एक दिन सास निधि से बोलती है, अरे निधि बहू, अभी तक खाना नहीं बना, बहुत जोर से भूख लग रही है, मुझे खाना दे दे। मेरी प्यारी सासू माँ, खाना मैंने नहीं बनाया है। अगर आपको ज्यादा ही भूख लग रही है तो आप आरती से बोल दो, वे आपको खाना दे देगी। जब तुझे पता है कि घर में तुम ही दोनों हो तो आपस में काम बांट कर नहीं कर सकती। अब ये फिर क्या हो रहा है कि खाना आरती देगी? घर में खाना बनाना और खाना खिलाने का काम तो तेरा है, तो खाना भी तुझे ही बनाना पड़ेगा ना। अरे आपको खाना खाने का तो हमेशा याद रहता है कि भूख लगी है, खाना दो। आपको ये नहीं दिखाई देता कि इस घर में हमेशा आए दिन सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज को लेकर कलेश होता रहता है, वह है बंटवारा। उस चीज के ऊपर क्यों नहीं ध्यान होता आपका? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में बंटवारा हो, और मेरे जीते जी तो मैं इस घर का बंटवारा कभी नहीं होने दूंगी। हाँ तो ठीक है ना, अब बंटवारा नहीं करना चाहती तो मैं आपके हिसाब से घर में नहीं रहना चाहती। अगर इतना ही भूख लग रहा है तो अपनी आरती बहू से कह के करवा लो ना। सास थोड़ी देर बाद आरती के पास जाती है और आरती से कहती है, आरती बहू देख, घर में आज खाना नहीं बना है क्योंकि मेरी बहू ने खाना नहीं बनाया है। उसका फिर से वही पुराना ड्रामा, बंटवारा करने का। एक काम कर, तू ही जाकर खाना बना दे। देखिए माँ जी, आप बार बार ना मुझे ही हर काम को करने के लिए कहती है, जबकि काम का बंटवारा हो चुका है, तो मैं क्यों उसका काम करूं? ऐसे तो उसे बार बार बढ़ावा मिलता रहेगा, क्योंकि करने के लिए तो मैं ही हूँ। जब भी उसका मन नहीं होता या फिर वो लड़ाई करके बैठ जाती है तो आप हमेशा उसका काम मुझसे करवाती हो। ऐसा कब तक चलता रहेगा माँ जी? बहू वो तो ना समझ है, कम से कम तू तो ऐसी बातें मत कर। घर परिवार को जोड़कर चलना चाहिए। इतनी छोटी मोटी बातों में कुछ नहीं रखा कि खाना तू बनाए या खाना वो बनाए, क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी हम एक ही परिवार का हिस्सा है, खाना भी क्या बांट कर बनाएंगे? कम से कम खाने का बंटवारा तो मत करो। माफ कीजिए माँ जी, लेकिन हमेशा जिस काम के लिए आपने मुझे कहा है मैंने किया है, लेकिन अब नहीं। एक लिमिट होती है किसी भी चीज की। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, इसलिए मैं आपका हर काम करती हूँ, लेकिन इस बार हद हो गई है। आए दिन निधि अपनी ऐसी हरकतों की वजह से मुझे ही टारगेट करती रहती है। अगर उसे नहीं रहना है तो मत रहे। आपको भी बंटवारा करने के लिए कह रही है तो बंटवारा कर दो ना उसके हिसाब से। तू बता ना बहू, आखिर मैं कैसे बंटवारा कर दूं इस घर का? कैसे अपने बच्चों को 2 हिस्सों में बांट दूं? मैं जानती हूँ माँ जी कि आप नहीं चाहती हो इस घर का बंटवारा, लेकिन कभी कभी जब इंसान को सामने वाले की बात समझ नहीं आ रही है तो उसकी हाँ में हाँ मिलाकर उसकी गलती महसूस कराना बहुत जरूरी है। आप समझ नहीं रही हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बंटवारा भी हो जाए और बाद में निधि को अपनी गलती का भी एहसास हो जाएगा। ठीक है बहू, देखते हैं।
बेचारी सास खुद रसोई में जाकर खाना बनाना शुरू कर देती है। ऐसे ही 2 दिन बाद सास ठान लेती है कि अब वह अपने घर का बंटवारा करके ही रहेगी। ऐसे ही एक दिन सास निधि और आरती और उनके पति के सामने हिसाब से आरती और निधि को घर का हिस्सा दे रही थी। तभी निधि सास से बोलती है, माँ जी, आपको क्या लगता है कि मुझे चीजें समझ में नहीं आती? आपने जो हिस्सा आरती को दिया है वह हिस्सा मुझे चाहिए, क्योंकि वह मेरी फेवरेट जगह है। तो इसके लिए मैं किसी से कोई समझौता नहीं करना चाहती। निधि, तुझे ही सबसे ज्यादा दिक्कत और परेशानी है इस घर में। अब तू ही बता दे तुझे कौन सा हिस्सा चाहिए, मैं उसे सबसे बंटवारा कर देती हूँ, क्योंकि इतना तो मुझे मालूम है कि आरती बहू को कोई दिक्कत नहीं होगी। सास निधि के हिसाब से घर का बंटवारा कर देती है और दोनों बहू को बराबरी का हिस्सा दे देती है। ऐसे ही समय बीतता है। अब धीरे धीरे मानसून का दिन शुरू हो जाता है। ऐसे ही एक दिन अचानक से जोर की बारिश शुरू हो जाती है। बारिश बहुत ज्यादा तेज थी, जिस वजह से निधि के हिस्से में बारिश का पानी आने लगता है। निधि बहुत परेशान हो जाती है और मन ही मन मुंह बनाते हुए कहती है, अरे ये क्या, बारिश का पानी तो सिर्फ और सिर्फ मेरे ही घर में आ रहा है, आरती के हिस्से में क्यों नहीं जा रहा? हे भगवान, आप ही ना मेरे साथ भेदभाव करते हो, जैसे कि मेरी सास करती है। अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। ये बारिश का पानी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, धीरे धीरे पूरे घर में पानी भर जाएगा। जब आरती और उसकी सास की नजर निधि के हिस्से में जाती है तो वह देखती है कि बारिश का पानी निधि के घर आ रहा है। वह दोनों निधि से कहती है, देख निधि, बारिश का सारा पानी तेरे घर आ चुका है। एक काम कर, तू मेरे हिस्से में आ जा। हम दोनों कुछ दिनों के लिए इसी तरह रह लेंगे, जब तक बारिश नहीं बंद हो जाती, तब तक इसी तरह से मैनेज कर लेते हैं। हाँ निधि बहू, एक काम कर, तू मेरे पास ही आ जा। आप दोनों मेरे जले पर नमक छिड़कने आई हो ना, या फिर ये देखकर मजे लेने आई हो कि मेरे घर में पानी घुस गया है और आप दोनों के घर में कोई दिक्कत नहीं हुई है? तो भगवान के लिए मजे लेना और मेरे जले पर नमक डालना बंद करो। ये मेरा घर है, मेरा हिस्सा है, तो अब मैं जैसे भी यहाँ रहूँ वह मेरी दिक्कत है। आप दोनों को मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। देख, हर वक्त बचपना अच्छा नहीं लगता। हम दोनों तेरी दुश्मन नहीं है। बंटवारा करने का फैसला भी तेरा था और तुझे कौन सा हिस्सा चाहिए था वो भी फैसला तेरा था। फिर अपने ही फैसले पर तुझे पछतावा क्यों हो रहा है? मैंने तो कुछ बोला नहीं कि मुझे कोई पछतावा है, या फिर मैं आप लोगों को बुलाने आ गई और आप लोगों से भीख मांगने लगी कि मुझे अपने घर पे रख लो। निधि अपनी सास और जेठानी दोनों को वहाँ से भगा देती है। ऐसे ही कुछ दिन तक लगातार जोर से बारिश होने लगती है। निधि के कमरे में पानी घुस जाता है, जिस वजह से कमरे में बहुत मच्छर लग रहे थे। अब इस तरह से निधि और उसके पति दोनों को बहुत दिक्कत परेशानी हो रही थी। दोनों को अपनी रात जाग कर गुजारनी पड़ रही थी, जिस वजह से निधि को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। इतना सब होने के बाद में उसको पछतावा हो रहा था। वह अपनी माँ जी और जेठानी दोनों से माफी मांगने लगती है। देख, तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, वह मेरे लिए बहुत है। तुझसे कोई माफी नहीं चाहिए मुझे, बस इतना चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरी बेटियाँ हो और मेरे साथ मिलजुल कर रहा करो। लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। प्यार दोगी और प्यार बांटो तो तुम्हें बदले में भी प्यार मिलेगा और मान सम्मान मिलेगा, क्योंकि अक्सर लोग इंसान जिस बीज का पौधा लगाता है उसे वही मिलता है। निधि को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अब पूरा परिवार एक साथ रहता है। निधि और आरती दोनों के पति मिलकर घर की मरम्मत करवाते हैं, जिससे बारिश के दिनों में कोई दिक्कत ना हो।